उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। इन राज्यों की सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, क्योंकि मतदान की तारीख बदलने के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया। डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की तैयारियों से बीजेपी घबराई हुई है और इसी वजह से मतदान की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव में बीजेपी की हार के डर से चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन मतदान की तारीख आगे बढ़ाने से भी बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं। चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से चुनाव तय कर रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से डेट दे रहा है, उनके मनचाहे हिसाब से अधिकारी सुनिश्चित कर रहा है। जानकारी के मुताबिक त्योहारों की वजह से चुनाव की तारीखों में बदलाव की मांग की गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। महाराष्ट्र के महासंग्राम में बीजेपी ने जीत का मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके लिए पार्टी के फायर ब्रांड नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक धुआंधार प्रचार और चुनावी रैली करने वाले हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े बड़े नेताओं को भी मैदान में उतारा जा रहा है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी 8 से 14 नवंबर तक 11 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह करीब 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की करीब 22 रैली होने वाली है और जेपी नड्डा 13 जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी कुल 288 सीटों में से 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसने अपने कोटे से 4 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी हैं। केंद्र और राज्य के नेता 5 नवंबर से आयोजित होने वाली चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत बीजेपी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल बीजेपी को खुली चुनौती दे चुके हैं। चाहे उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार, हर गुट से पावर गेम खेला जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी और सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली से महाराष्ट्र का मूड बदलने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में रैलियों का आरंभ प्रचंड होने वाला है, जिसमें बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा काफी सुर्खियों में है। बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। बीजेपी ने भी इसके लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, जिसकी कमान खुद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। सीएम योगी पश्चिमी यूपी से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी सभी सीटों पर 3 दिन में 9 जनसभाएं करेंगे। 8 नवंबर को गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में सीएम सभा करेंगे, जबकि 9 नवंबर को सीसामऊ, करहल और खैर में सभा होगी। वहीं 11 नवंबर को कटहरी, फूलपुर और मझुआ में सीएम योगी की सभा आयोजित होगी। सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी जनसभाएं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसके साथ साथ प्रभारी मंत्रियों को प्रभार वाली सीटों पर प्रवास के निर्देश दिए गए, जिसके मुताबिक फूलपुर में मंत्री राकेश सचान, मंत्री दयाशंकर सिंह प्रवास करेंगे। कटहरी में स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र होंगे। वहीं कुंदरकी में जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी प्रचार करेंगी। गाजियाबाद में सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह और कपिल देव अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि खैर सीट पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। वहीं करहल से जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल के पास प्रचार की जिम्मेदारी होगी। सीसामऊ में मंत्री सुरेश खन्ना, नितिन अग्रवाल प्रवास करेंगे। इसके साथ सीसामऊ में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों की भी तैनाती होगी। मंजुआ में अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल करेंगे प्रचार, तो वहीं मीरापुर में मंत्री अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को लेकर बचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। और महाराष्ट्र सरकार से 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे गए। साथ ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को तुरंत किसी सीनियर आईपीएस अधिकारी को चार्ज देने को कहा है। राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है। अब तो ये भूमिका स्पष्ट करे महाविकास अघाड़ी के लोग कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं। आज ये निर्णय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का उन्होंने मांग की और हुआ,
तब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष, कल इनके मन का नहीं हुआ तो पक्षपाती, ये दोगलापन कांग्रेस न करे। महाराष्ट्र की मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी थी। 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी शुक्ला को इसी साल 4 जनवरी को डीजीपी नियुक्त किया गया था, जो इसी साल जून महीने में रिटायर हो रही थी, लेकिन सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इसके बाद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से मिशन झारखंड का आगाज किया और गढ़वा में जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां तुष्टीकरण की नीति के रास्ते पर चल रही हैं, जिससे झारखंड का सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की गारंटी को लेकर भी आड़े हाथों लिया। कर्नाटक और हिमाचल की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा। कर्नाटका में जो कुछ हो रहा है उससे तो कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी मान लिया है कि कांग्रेस झूठी गारंटी देती है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी वादों को लेकर सिद्धरामैया सरकार को आड़े हाथ लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरा बड़ा झटका लगा। सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मंडल मुर्मू ने बीजेपी का दामन थामा। मंडल मुर्मू सिद्धू कान्हू, फूलो झानो और चांद भैरव के वंशज हैं। सिद्धू कान्हू संथाल हूल के विद्रोह के लिए जाने जाते हैं। सिद्धू कान्हू ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था, जो बरहेट विधानसभा के भोगनाड़ी के रहने वाले थे। इसलिए भोगनाड़ी का झारखंड की राजनीति में काफी अहम स्थान है। वो आदिवासी समाज की रोटी, बेटी और माटी के खिलाफ इस प्रकार का एजेंडा चला रही है वोट बैंक के नाम पर कि हेमंत सोरेन साहब के प्रपोजर भी उनके साथ नहीं रहना चाहते। चाहे मुर्मू जी हो, चाहे चंपाई सोरेन जी हो, ये सभी लोग या पूरा आदिवासी समाज आज समझ चुका है कि जेएमएम का मतलब है झोल, मतलब घोटाला, एम से माफिया और एम से मुस्लिम अपीजमेंट। मंडल मुर्मू के बीजेपी में शामिल होने पर जेएमएम ने कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी तो हमेशा इस तरह की चीजों में ही लगी रहती है, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। कहाँ से तोड़ के लाएंगे, कहाँ से फोड़ के लाएंगे, किसको डिस्टर्ब करेंगे, इस तरह के तिकड़म ही भिड़ाते रहते हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले जेएमएम के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी बीजेपी में शामिल हुए थे। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तब उन्होंने चंपाई सोरेन को सीएम बनाया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की बहाली की मांग करने से संबंधित प्रस्ताव रखने के मामले में पीडीपी ने बाजी मार ली, जबकि उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी असमंजस में नजर आई। क्योंकि विधानसभा के स्पीकर के चुनाव के बाद ही पीडीपी विधायक वहीद पारा ने धारा 370 की बहाली की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश कर दिया। हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि प्रस्ताव पेश करते ही विधानसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान स्पीकर बार बार शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन बीजेपी नेताओं का हंगामा जारी रहा। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज पेश किए गए प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। जबकि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव रखने पर वहीद पारा की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वहीद पारा, आप पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ के बहाने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। क्योंकि विधानसभा के स्पीकर के चुनाव के बाद ही पीडीपी विधायक वहीद पारा ने धारा 370 की बहाली की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश कर दिया।
हमारी रिक्वेस्ट है इस रेजोल्यूशन को इस सेशन में अडॉप्ट किया जाए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हालांकि प्रस्ताव पेश करते ही विधानसभा में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। इस दौरान बीजेपी विधायक सदन में खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। हंगामे के दौरान स्पीकर बार बार शांत रहने की अपील करते रहे, लेकिन बीजेपी नेताओं का हंगामा जारी रहा। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज पेश किए गए प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद। कुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री बैन करने की मांग पर अब सियासत जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब सियासत ने और जोर पकड़ लिया है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि कुंभ में मुस्लिमों के एंट्री पर पाबंदी की नई परंपरा के जवाब में मुसलमान भी हिंदुओं की एंट्री बैन कर सकते हैं। इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी। ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे। क्यों? समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इस बयान पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। साथ ही बीजेपी ने अखाड़ा परिषद की मांगों का समर्थन भी किया। अखाड़ा परिषद की ये चिंता स्वाभाविक है कि कुंभ के दौरान ऐसी दुकानें न लगे, ऐसा कुछ न हो जिसके नाते से वहाँ जो आस्थावान लोग जाते हैं उनका धर्म नष्ट हो, उनके आस्था पर चोट हो। प्रयागराज महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी का मामला थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ जहां साधु संतों, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने इस कुंभ मेले में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक का समर्थन किया, वहीं कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पर नाराजगी जताई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कुंभ में मुस्लिमों के एंट्री पर बैन को लेकर इशारों में सरकार को सीधे धमकी तक दे डाली। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सत्ता पक्ष और विपक्ष में पोस्टर वॉर जारी है। खास तौर पर बटोगे तो कटोगे नारे के चलते इन दिनों सियासत का केंद्र बन चुका है और अब प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। बनारस के लंका गेट इलाके में बीएचयू के सिंह द्वार के ठीक सामने लगे इस पोस्टर पर लिखा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, फैसला आपका। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया है, जिसमें बटोगे तो कटोगे के साथ बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र किया गया। इसके अलावा पोस्टर लगाने वाले विवेक सिंह की प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी इस पोस्टर पर लगाई गई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इस पोस्टर पर तंज किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे जैसे नकारात्मक नारा देती है। भाजपा ने नकारात्मक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और उसी राह पे उस दल के नेता और कार्यकर्ता चल रहे हैं। बीएचयू में उसी कड़ी में पोस्टर लगाया गया है। और इस समय हमें एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक नया पोस्टर लगा है। उपचुनाव से पहले यूपी में नए पोस्टर्स का दौर फिर शुरू हुआ। पोस्टर में लिखा है, न कटेंगे न बटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, 2027 में मठाधीश सत्ता से हटेंगे, साइकिल पर चढ़ेंगे। तो ये देखिए जो नया पोस्टर लगा है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद सरकार एक्शन में नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर अब सरकार को घेरने में लगा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हाथियों की मौत पर लीपापोती कर रही है। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने हाथियों की मौत को लेकर के कड़े कदम उठाए और हाथियों की मौत को लेकर वन क्षेत्र में निगरानी में लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया। हाथी मानव सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र बनाए जाएंगे। जिन जिलों के वन क्षेत्रों में हाथी अधिक है वहाँ जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और फसलों को बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इधर विपक्ष इस मुद्दे पर मोहन यादव सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस मामले में ठोस कदम नहीं उठा रही है। हाथियों की मौत क्यों हुई, लीपापोती की जा रही है। वहाँ पर जितने आसपास रिजोर्ट है, मुझे ऐसी जानकारी मिली कि रिजोर्ट के जो मालिक है ये लोग नहीं चाहते थे कि वहाँ पे हाथी रहे। और रही कोदू कुटकी खाने से मौत होती तो वहाँ आदिवासियों के गाय बैल है, बकरी है, वो भी खाते, वो भी मरते।
दरअसल बांधवगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट में बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक कुल 10 हाथियों की मौत हुई थी। हाथियों की मौत की मुख्य वजह क्या है ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन एमपी सरकार ने हाथियों की मौत को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर में हाल के बड़े आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना अब अलर्ट हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। और सुरक्षा के इन कड़े इंतजामों के तहत बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्रों में नाकेबंदी कर दी गई। सेना के जवान आधुनिक हथियारों से लैस बॉर्डर की सुरक्षा में मुस्तैद हैं और आने जाने वाली हर गाड़ी और व्यक्ति की कड़ी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल कर दिन रात 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। ये एआई कैमरे उन्नत तकनीक का प्रयोग करते हैं जो संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की मदद से भी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। एआई बेस्ड जो डिजिटलाइज कैमरास हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल यहाँ पर किए गए हैं, ताकि जब भी यहाँ से कोई भी व्यक्ति गुजरे तो उसका एक डेटाबेस जो है वो तैयार हो सके, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार इस तरह की वारदातें तभी जो है उनको अंजाम दिया जाता है जब खास मौके होते हैं। एआई बेस्ड सीसीटीवी की ये नई तकनीक साधारण कैमरों की तुलना में ज्यादा प्रभावित है, जो सिर्फ रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है बल्कि ये रियल टाइम में निगरानी करता है और किसी भी संदिग्ध हलचल या चेहरे को तुरंत पहचानने की क्षमता रखता है। ऐसे में बॉर्डर के आसपास की सुरक्षा को और पुख्ता करने में एआई कैमरे बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक हुए आतंकी हमलों को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान का भी विरोध किया जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को मारने की बजाय गिरफ्तार करने की बात कही थी, जिसके लिए बजरंग दल के कई कार्यकर्ता फारूक अब्दुल्ला का पुतला लेकर सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर फारूक अब्दुल्ला का पुतला जलाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पुतला यहाँ पर लेकर ये जो सभी राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देश के गद्दार जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा प्रहार करने की जो मांग है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फारूक अब्दुल्ला के उस बयान की कड़ी निंदा की। कल उन्होंने स्टेटमेंट दी कि आतंकवादियों को मारा नहीं जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, जो आतंकवादी भारत की धरती के अंदर घुसते हैं, जो आतंकवादी हमारे सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, ऐसे आतंकवादियों का क्या आरती उतारनी चाहिए क्या? बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 370 के पक्ष में वोट दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धारा 370 बहाल करने के मुद्दे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए बस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 36 पहुंच गई है, जबकि इस हादसे में घायल हुए कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। इनमें से कुछ घायल ऐसे भी थे जिनकी हालत ज्यादा खराब थी, उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश के लिए रवाना कर दिया गया। यह हादसा तब हुआ जब अल्मोड़ा के मारचुला के पास एक बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। बताया गया कि इस बस में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। अचानक बस का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन के साथ एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और राहत बचाव का काम शुरू किया गया। कई घायलों को निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री ने घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो, और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की भी घोषणा की। जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई, और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को इस हादसे की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए। देश में नेता क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। केरल की पिनराई विजयन सरकार के मंत्री ने कोच्चि में यू टर्न का उद्घाटन किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें केरल में उद्योग मंत्री पी राजीव पूरे प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। उनके साथ पुलिस भी है और मंत्री जी लोगों से हंसते मुस्कुराते बात करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान मंत्री जी एक भी फ्रेम मिस नहीं करना चाहते और कैमरे की ओर देखते हुए हाथ भी हिलाते हैं, और यू टर्न का फीता काटने के लिए उन्हें कैंची थमाई जाती है, जिसे बाकायदा पर्पल कलर के फीते से डेकोरेट किया गया था।
मंत्री जी फीता काटने से पहले पूरा माहौल बनाते हैं और अपने बगल में खड़े छुटभैया नेता से बात करते हैं और फिर कैमरे की तरफ देखते हुए यू टर्न का फीता काटते हैं। बगल में खड़ा पुलिस अधिकारी भी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। हंसते मुस्कुराते हुए आगे निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग मंत्री जी को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसी सरकार में जहां उद्योग बंद हो रहे हैं और उद्घाटन करने के लिए कोई नई परियोजना नहीं है, मंत्री यू टर्न और स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन करने में रह गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू तेजी से फैल रहा है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है और अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए अलग से वार्ड भी बनाए गए हैं। लेकिन जिस तरह से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसने चिंता जरूर बढ़ा दी है। हम आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या ने 2100 का आंकड़ा पार कर लिया है, यानी 2000 से ज्यादा पेशेंट्स डेंगू के दाखिल हुए हैं अस्पतालों में। बुखार पीड़ित मरीजों की 4 से 6 दिनों में ही प्लेटलेट काउंट्स गिर रही है, जिसके चलते प्लेटलेट्स की रोजाना 400 यूनिट मांग बढ़ गई है। लेकिन प्लेटलेट्स की कमी के चलते ब्लड बैंकों ने अपने नियम बदल दिए हैं और अब बिना डोनर के लोगों को प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो डेंगू से बचा जा सकता है और ऐसी स्थिति से आसानी से निपटा भी जा सकता है। हम आपको बता दें कि घर में वाटर टैंक और कंटेनर्स को ढककर रखें, घर के अंदर और आसपास पानी को जमा ना होने दें, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करें। दिन के समय मच्छरों के काटने से बचने के लिए पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का उपयोग करें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को भी ज्यादा सजग होना पड़ेगा ताकि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को डेंगू से बचाया जा सके। अगली खबर का रुख करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दिवाली दिन की गई शरारत पर एक शराबी पर यह शरारत भारी पड़ गई और उसे जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। 22 साल का एक युवक शराब के नशे में अपने दोस्तों के चैलेंज पर पटाखों के डिब्बे पर बैठ गया और जैसे ही पटाखे में आग लगती है सारे दोस्त वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, लेकिन वो युवक वहीं पटाखे पर बैठा रहता है और जोरदार धमाके के साथ ये पटाखा फट जाता है और वो उछलकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। गंभीर रूप से घायल 22 साल के शबरीश को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां 2 नवंबर को इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। कनाडा में हिंदुओं पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रूडो सरकार ने चौतरफा दबाव के बाद ये गिरफ्तारियां की हैं क्योंकि इन खालिस्तानियों ने मंदिर में घुसकर हिंदुओं पर हमला बोला था और ट्रूडो की पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही। कनाडा के ब्रैम्पटन से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें गवाह है खालिस्तानियों के बढ़ते आतंक की। तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि एक कनाडियाई पीएम ट्रूडो की शय में खालिस्तानी किस कदर बेलगाम हो गए हैं। जरा तस्वीर देखिए। हमले के डर से मंदिर का गेट बंद कर लिया गया था, तभी वहाँ खालिस्तान समर्थकों की भीड़ आती है और हिंदुओं पर हमला कर देती है। लाठी डंडों से लैस ये भीड़ सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर रही थी। मंदिर में घुसकर मारपीट की गवाही देती ये तस्वीरें कनाडा में हिंदुओं पर बर्बरता की कहानी बयां कर रही हैं। मंदिर में हमला करते इन खालिस्तानियों को ना तो पुलिस का डर है न किसी कानूनी कार्रवाई का। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में भक्तों पर हमला करके खालिस्तानी ये जता रहे हैं कि कनाडा में वो कितने बेखौफ हैं। हाथों में पीले झंडे, मंदिर परिसर के बाहर हंगामा, हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला करते खालिस्तानी। कनाडा में खालिस्तानी अब हद पार कर रहे हैं। खालिस्तानियों ने सिर्फ हिंदुओं पर हमला ही नहीं किया बल्कि भारत की शान में गुस्ताखी भी की। भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। सवाल ये है कि क्या ट्रूडो की मौन सहमति के बाद हिंदुओं पर यह हमला हुआ? अगर नहीं तो हमलावर खालिस्तानी आजाद क्यों घूम रहे हैं? मंदिर पर हमले की कहानी एक प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई है, जहां खालिस्तानी भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और इसी दौरान हिंदू युवा खालिस्तानियों का विरोध करते, जिसके बाद पुलिस के सामने खालिस्तानी हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। ये तस्वीर खालिस्तानी हमले से ज्यादा कनाडियाई पुलिस के भेदभाव को उजागर कर रही है। वीडियो में देखा जा सकता है खालिस्तान समर्थक भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हैं, यानी एक तरफ खालिस्तानी तो दूसरी तरफ हिंदू युवा और बीच में खड़ी पुलिस। फिर देखते ही देखते झंडे डंडे में बदल गए, मारपीट हो गई। जरा अब ट्रूडो की पुलिस का असली चेहरा देखिए। पुलिस के सामने खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर हमला कर दिया, लेकिन पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। कई नकाबपोश खालिस्तानी हिंदुओं के मंदिर से घुसकर मारपीट कर रहे थे, गेट पर हो हल्ला कर रहे थे और ट्रूडो की पुलिस उल्टे हिंदुओं को ही अंदर रहने की नसीहत दे रही थी, लेकिन किसकी शय पर? इस सवाल का जवाब वक्त आने पर ट्रूडो को देना ही होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा करते हुए मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि सुरक्षा कौन करेगा? वो पुलिस जिसमें खालिस्तानियों के होने का आरोप है। सबसे पहली तस्वीर तो यही है जिसमें देखा जा सकता है जिन हिंदुओं पर हमला हुआ उन्हीं के साथ पुलिस किस तरह बर्बरता से पेश आ रही है।
हमले का विरोध कर रहे इस हिंदू युवक को पकड़ने वालों को भी जरा देखिए। यूं ही नहीं, हिंदू महासभा कैनेडियाई पुलिस में भी खालिस्तान के घुसपैठ का आरोप लगा रही है। तस्वीरें गवाह हैं, हिंदुओं पर बर्बरता में ट्रूडो की पुलिस भी शामिल रही। अगर यकीन न हो तो अगली तस्वीर देखिए। जरा इस पुलिस वाले का चेहरा और हरकत दोनों को गौर से देखिएगा। हमले के विरोध में हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा में शांति प्रिय प्रदर्शन की सभी को इजाजत है, लेकिन तभी ये पुलिस वाला जानबूझकर हिंदुओं को उकसाने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करता है। क्यों, ये बताने की जरूरत नहीं। ये पुलिस वाला पहले हमला करता है, जिसे कनाडा पुलिस के दूसरे अफसर रोक लेते हैं। लेकिन जब एक भारतीय महिला उस पुलिस वाले की पहचान उजागर करती है तो पुलिस की वर्दी में खालिस्तानी जिंदा हो जाता है। इतना सुनते ही ये पुलिस वाला हिंदू महिला को मारने दौड़ता है। सवाल ये है कि पुलिस सुरक्षा में थी या खालिस्तानियों की मदद में। सवाल फिर वही, हिंदुओं पर हमले के वक्त पुलिस खामोश क्यों रही? विरोध के वक्त पुलिस ने हिंदुओं पर ही बर्बरता क्यों की? पुलिस को चुप रहने और भेदभाव वाली कार्रवाई का आदेश किसका था? इस घटना के बाद कनाडा में भी मुख्यमंत्री योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद होता नजर आया। गुस्से से भरे कनाडाई हिंदू समाज एकजुट होने की अपील करते नजर आए तो योगी के नारे को बुलंद कर रहा था, जिसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यानी योगी का संदेश दुनिया के कोने कोने में बैठे हिंदुओं तक पहुंच गया। संदेश का सार भी हिंदुओं को समझ आया। यही वजह है कि जैसे ही कनाडा में हमला हुआ, पूरा हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो गया। जरा इस भीड़ को देखिए और इनका गुस्सा देखिए। हिंदू सभा पर हमले के तुरंत बाद पूरे कनाडा में फैले हिंदू इस मंदिर में जुटने लगे और ज्यादा वक्त नहीं लगा जब हिंदुओं की एकजुटता देख खालिस्तानियों की हवा निकल गई। यानी एकजुटता का संदेश रंग लाया। अब हिंदुओं की दहाड़ सुन ट्रूडो भी टेंशन में है। लेकिन एक सच ये भी है कि ट्रूडो के संरक्षण में ही खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन सहित कुल 9 खालिस्तानी संगठन कनाडा में फल फूल रहे हैं और इन्हीं खालिस्तानियों को बचाने के लिए ट्रूडो भारत के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में एबॉर्शन, इमिग्रेशन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों के साथ एक गिलहरी की मौत भी अब चर्चा में आ गई है। हम आपको बता दें कि अमेरिकी चुनाव में गिलहरी का मुद्दा एलन मस्क के कुछ ट्वीट्स और आरोप के बाद गर्म हुआ। दरअसल पीनट नाम की गिलहरी को 2 नवंबर को मार दिया गया था। गिलहरी ने किसी को पंजा मारा था। जांच में रेबीज की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों ने पीनट को मार दिया था। पीनट नाम की गिलहरी के सोशल मीडिया पर करीब 5.5 लाख फॉलोअर्स थे, क्योंकि गिलहरी का मालिक उसके वीडियोस डालता रहता था। पीनट गिलहरी को मार दिए जाने की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, अमेरिकी गुस्से से भर गए। मौके को भुनाते हुए ट्रंप की पार्टी ने इसे डेमोक्रेटिक सरकार की क्रूरता कह दिया। धीरे धीरे गिलहरी की मौत अमेरिकी चुनाव का सबसे गर्म मुद्दा बन गया। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर वो जीतते हैं तो गिलहरियों को बचाएंगे, तो मस्क ने भी ट्रंप के समर्थन में कई ट्वीट कर डाले। यानी ये गिलहरी ने यूएस इलेक्शन में अब गेम बदल दिया। राजस्थान से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले इलाके में पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली। बीकानेर के खाजवाल इलाके में खेत में पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ एक बलून मिला, जिस पर उर्दू में पाकिस्तान का नाम लिखा है। हवाई जहाज की तरह दिखने वाला हरा और सफेद रंग का ये गुब्बारा खाजूवाला के 20 KYT में किसान के खेत में मिला। बलून मिलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी, जिसने बलून को अपने कब्जे में लिया और जांच शुरू की। इस इलाके में पहले भी सीमा पार से संदिग्ध वस्तुएं भारतीय सीमा में आती रही हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से कई बार स्थानीय लोगों के पास संदिग्ध व्हाट्सएप कॉल भी आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सियासी जंग जारी है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ITO यमुना घाट पर छठ की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को बेहतर इंतजाम के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 8 सालों से छठ का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है, तब से पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जब से दिल्ली में 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से जो सम्मान छठ के त्योहार को दिया गया है, शायद इससे पहले कभी नहीं दिया गया था। 2014 तक पूरी दिल्ली में मात्र 60 जगह छठ की पूजा होती थी। दरअसल दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना में जहरीली झाग को लेकर दिल्ली सरकार सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और आतिशी को छठ विरोधी बताया, जिसके बाद खुद दिल्ली की सीएम छठ घाटों पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रही हैं। हालांकि आरोपों के बीच सीएम आतिशी ने बीजेपी को पूर्वांचल और छठ विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा, छठी मैया सबकी है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं।
दिल्ली में प्रदूषण के बीच छठ त्योहार सीएम आतिशी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तभी तो वो अधिकारियों के साथ छठ घाट की तैयारियों को करीब से देख रही हैं ताकि वक्त रहते खामियों को दूर किया जा सके, क्योंकि यमुना में जहरीली झाग के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। छठ पर ट्रेनों में बेशुमार भीड़ यात्रियों को परेशान कर रही है। दिल्ली से गुजरात स्टेशनों पर खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है और लोग कंफर्म टिकट के बावजूद धक्का मुक्की करने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर सूरत के रेलवे स्टेशन की है। यहाँ प्लेटफॉर्म पर यूपी बिहार जाने वालों की जबरदस्त भीड़ है। जितनी भीड़ स्टेशन पर दिख रही है उससे कहीं ज्यादा भीड़ ट्रेन के अंदर है। एक सीट पर 5-5 लोग सफर कर रहे हैं और परेशानी बयां कर रहे हैं। एक बार गांव से चले आओ तो वापस जाने के लिए कैसा कैसा झेलना पड़ रहा है कि दिल नहीं कर रहा है जाने के, फिर भी मजबूरी है घर के लिए कि जाना पड़ रहा है। ट्रेन में यात्रा के दौरान एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें यात्री को सीट नहीं मिलने पर खटिया वाला जुगाड़ निकाल लिया और अपर बर्थ की दोनों सीटों के बीच मोटी रस्सी से बेड तैयार कर लिया। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स ने ट्रेन की सबसे ऊपर वाली दोनों सीटों के बीच में रस्सी बांधकर उसे खाट जैसा बना दिया ताकि वो उस पर आराम से सो सके, क्योंकि लंबे सफर में खड़े होकर जाना आसान नहीं है। छठ पूजा पर ट्रेन में होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से 150 से 200 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, लेकिन ये इंतजाम भी बड़ी जनसंख्या के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जो भीड़ दिखी वो काफी हैरान करने वाली है। कुछ लोग लाइन में लगे हैं तो कुछ को लाइन में भी जगह नहीं मिल रही। तो वहीं ट्रेन के अंदर की तस्वीर तो और भी भयावह है। जिसका टिकट कंफर्म है वो भी अपनी सीट पर नहीं बैठ पा रहे हैं। और इस परेशानी की वजह ट्रेन में भारी भीड़ और स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी है। दिल्ली के यात्रियों का कहना है कि टिकट जरूर कंफर्म है, लेकिन ट्रेनें 10-10 घंटे लेट चल रही हैं। बैठने के लिए इंतजाम है, ट्रेन तो लेट चल रही है। मैं ट्रेन लेट और क्या, कल से आए हैं हम लोग। कल 8 बजे शाम को आए थे और आज 8 बजे सुबह गाड़ी थी, अब 12 बजे कर दी है। छठ पूजा पर यूपी बिहार जाने के लिए 30 और नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों की सच्चाई कुछ और है। नई दिल्ली और आनंद विहार में यात्रियों का कहना है कि टिकट जरूर कंफर्म है, लेकिन ट्रेन समय से नहीं चल रही। रिजर्वेशन मिल गया? रिजर्वेशन है। कौन सी ट्रेन में? स्पेशल ट्रेन। कितने बजे की है? 10 बजे के था, मगर बोला 5 बजे जाएगा। शाम को 5 बजे आएगा। अभी सुबह का वक्त है, शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? छठ के मौके पर ट्रेन से सफर जंग जीतने से कम नहीं, क्योंकि टिकट मिलने के बाद भी लोग पूरी रात स्टेशन पर गुजारने को मजबूर हैं और वक्त पर घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था का पर्व छठ कल से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगा। गुरुवार को पहले शाम का अर्घ दिया जाएगा, जबकि शुक्रवार की सुबह में अर्घ देने के साथ साथ ये पूजा समाप्त होगी, जिसके लिए बाकी जगहों की तरह पटना में भी जमकर तैयारी की गई। गंगा के किनारे घाटों को सजाया गया। छठ व्रत करने वाले लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर प्रशासन की ओर से सड़क से लेकर घाटों तक सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। छठ पर्व के लिए पटना के घाट को तैयार किया जा रहा है। पटना जिला प्रशासन की तरफ से आप देख लीजिए कि जो गंगा बहुत दूर चली गई है शहर से, वहां तक छठ व्रती कैसे जाएंगे, उनके लिए सड़क का निर्माण किया जा रहा है। लाइट्स के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, पंडाल बनाए जा रहे हैं। पटना के घाटों पर प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों पर लोगों ने खुशी जताई। तैयारी तो अच्छी है, तैयारी इस घाट पे भी है, उस घाट पे भी। हम सवेरे सब घाट हम गए देखे हैं, सब घाट पर तैयारी बहुत अच्छी है। दरअसल पटना के घाटों पर छठ पर्व मनाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। छठ व्रतियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता किया जा रहा है। एक तरफ ट्रेन में भारी भीड़ है तो छठ में फ्लाइट से घर जाना महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि देश भर से बिहार जाने वाली फ्लाइट्स का फेयर कई गुना बढ़ चुका है। हम आपको बता दें कि दिल्ली से पटना के अगर हम किराए की बात करें तो आपको टिकट के लिए 13,000 से 19,000 रुपए तक चुकाने होंगे। मुंबई से पटना का फेयर 10,000 से 22,000 तक है। बेंगलुरु से पटना का फेयर 11,000 से 16,000 तक का है। दिल्ली से अगर दरभंगा जाना है तो इसके लिए आपको 11,000 से 18,000 रुपए कीमत चुकानी होगी। दिल्ली से रांची का फेयर 8,000 से 11,000 तक है। अमूमन दिल्ली से पटना का किराया 5,000 रुपए के आसपास होता है, लेकिन छठ त्योहार को लेकर किराए में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें कुछ श्रद्धालु मंदिर के पीछे वाले हिस्से से टपक रहे पानी को ठाकुर जी का चरणामृत समझकर पीते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस पानी को श्रद्धालु चरणामृत समझ रहे थे, दरअसल वो मंदिर के एसी से निकलने वाला पानी था।
दीदी ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। कप में एसी का पानी पीने वाली महिला को जब सच्चाई का पता चला तो वो पहले मुस्कुराती है और फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि मंदिर में आने वाले तमाम भक्त एसी के पानी को चरणामृत समझ करके पी रहे थे। कुछ और तस्वीरें देखिए, लोग आ रहे हैं और जहां एसी से निकला पानी टपक रहा है उसके पास शीश झुका रहे हैं, गंदा पानी पीकर उसे सिर पर लगा रहे हैं। जबकि यहाँ के मंदिर के पुजारियों के द्वारा इस चीज का खंडन किया गया था कि ये जो जल है वो एसी का आ रहा है, ना कि ये जो है हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको जो है चरणामृत समझ के पीते हैं, जबकि ये एसी का जल है, तो कृपया इसे ना पिए। वीडियो सामने आने के बाद बांके बिहारी मंदिर के पुजारियों ने भी श्रद्धालुओं से ऐसा न करने की अपील की है, तो सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अंधभक्ति करार दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति खंडित करने की खबर के बाद हालात बेकाबू हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन से जुड़े लोग जुन्नार देव पुलिस थाने पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने मूर्ति खंडित करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। लोगों की भारी भीड़ और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। साथ ही वहां भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया, लेकिन इससे प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो हंगामा करते रहे। तनाव बढ़ने के बाद जुन्नार देव शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए कई और थानों से पुलिस वाले को बुला लिया गया। बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को शांत कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हिरासत में लिए गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल की नदिया में सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। विसर्जन जुलूस में दूर दूर तक भक्तों का हुजूम दिखा, जो ढोल नगाड़ों के साथ मां काली के जयकारे लगाते दिखे। क्योंकि सड़कों पर जहां तक नजर जाएगी भक्तों की भीड़ नजर आएगी। जश्न में डूबे ये भक्त मां काली की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। कंधे पर मां काली की डोली लिए ये लोग झूम रहे हैं। भारी भरकम इस प्रतिमा को कंधे पर रखकर जोर जोर से झुलाया जा रहा है और भक्त पूरे जोश के साथ माता आगमेश्वरी का उद्घोष कर रहे हैं। दरअसल दिवाली के मौके पर हर साल मां काली की प्रतिमा स्थापित की जाती है और फिर धूमधाम के साथ उन्हें विसर्जित किया जाता है। लेकिन जिस तरह से सड़कों पर भीड़ उमड़ी है वो काफी हैरान करने वाली है। सड़कों के चारों तरफ दूर दूर तक भक्त नजर आ रहे हैं, जो भक्ति के रंग में रंग चुके हैं। बताया गया कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में मां काली की आराधना की जाती है, जिन्हें वहां के लोग माता आगमेश्वरी या छोटी रानी कहकर बुलाते हैं और पूजा के बाद उनकी प्रतिमा को नदी में विसर्जित किया जाता है। यह अद्भुत नजारा उसी विसर्जन जुलूस का है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बड़ा विमान हादसा आज हो गया। आगरा के कागारोल के सोनीगा गांव के पास वायुसेना का एक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया और विमान खाली खेतों में गिर गया। जमीन पर गिरते ही इस विमान में आग लग गई। विमान में लगी आग की लपटें दूर दूर तक उठती दिखाई दी। खेत में विमान के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया और लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। गनीमत ये रही कि विमान में मौजूद दोनों पायलटों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। MiG-29 फाइटर जेट ने पंजाब के आदमपुर से उड़ान भरी थी और अभ्यास के लिए आगरा जा रहा था। तभी रास्ते में ये विमान क्रैश हो गया। इस मामले में रक्षा अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया जा सकता है। त्योहार मनाकर नोएडा दिल्ली वापस लौटने वालों की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। नेशनल हाईवे से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे तक वाहनों का सैलाब दिखा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे और टोल प्लाजा पर सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्योंकि जहां तक नजर जाएगी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। मथुरा एक्सप्रेसवे पर ये भीड़ त्योहार से काम पर लौटने वालों की है, जो 4 दिन की छुट्टी के बाद सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे। बताया जा रहा है एक्सप्रेसवे के मथुरा टोल पर गाड़ियों की 2 किलोमीटर तक लंबी कतार लगी रही। 1 से 2 घंटे तक वाहनों को टोल क्रॉस करने में लगे। सामान्य दिनों में 6 से 10 सेकंड के बीच टोल क्रॉस हो जाता है, लेकिन जो तस्वीर एक्सप्रेसवे से आई वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है। वैसे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर इतनी भीड़ कम ही देखने को मिलती है, लेकिन जो नजारा दिवाली की छुट्टी के बाद दिखा उसने टोल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मथुरा टोल प्लाजा पर रोजाना 12 से 15 हजार वाहन गुजरते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में करीब 70,000 से ज्यादा वाहन गुजर चुके हैं। हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के अलावा पुलिस भी तैनात कर दी गई, जिसके बाद धीरे धीरे गाड़ियों को टोल से निकाला गया। घंटों जाम में फंसे लोग गाड़ी निकालने के बाद जल्दबाजी करते रहे, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद ही उन्हें जाम से छुटकारा मिला।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गले में टॉफी चिपक जाने से एक 4 साल के मासूम की मौत हो गई। और इकलौते बेटे की मौत की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। मृत बच्चे के पिता के मुताबिक बाजार से टॉफी लेकर आए थे, जिसे बच्चे ने खाया, जो उसके गले में अटक गया और सांस रुकने से उसकी मौत हो गई। ये फोटोला पिंजे नाम से है, ये इससे खाने से ये गले में फंस गया था। ये इससे पानी वानी डालने से अंदर चला गया, फिर ये फंस गया अंदर, ही चपक गया। ये बहुत बड़ा साइज का है। ये साइज छोटा था, बच्चा था छोटा, साइज है बड़ा, इसलिए इसे गर्दन में फंस गया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। परिजनों के मुताबिक वे 3 घंटे तक बच्चे को अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ते रहे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब परिजनों की तरफ से टॉफी कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई है। ऐसे मामलों में डॉक्टर्स की सलाह है कि छोटे बच्चों को लेकर माता पिता को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर चॉकलेट और टॉफी देने के मामले में। जितना हो सके बच्चों को इन चीजों से दूर रखिए। उसका जो और विकल्प है घर में, हलवा हो गया, मीठी चीज हो गई, वो उनको दीजिए। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव से जुड़ा एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मीरापुर उपचुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी नेता विक्रम सैनी ने एक जनसभा में मुसलमानों से अपील की और कहा कि जो ज्यादा लाभ चाहता है और ज्यादा बच्चे पैदा करता है, उसे एनडीए प्रत्याशी को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि परिवार में ज्यादा मेंबर होंगे तो ज्यादा सरकारी लाभ भी आपको ही मिलेगा। देखो, जो जबान से कह रहे हैं वोट दोगे नहीं दोगे, करो हाथ खड़े करो, मुल्ला जी गाड़ी वालों इनकी वीडियो बनाओ। ये सब वोट देंगे भी और दिलवाने में भी। काम ज्यादा करवाने, जैसे बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे, वैसे ही वोट ज्यादा दे देना और काम भी ज्यादा करवा लेना। जय हिंद, जय भारत। जी न्यूज़।